तो हे एवरीवन, आज हम अपने केमिस्ट्री सीरीज में बात करने वाले पीरियोडिक टेबल की, और बचा हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो भी 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करवा सकते यार, क्योंकि टाइम बचा नहीं है और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। कुछ चैप्टर जो पढ़ने हैं मैं तुम्हें बता दिया हूँ, उसको तुम कर लेना। और फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा है, उसका लेक्चर भी आज अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो उसमें पहले कुछ बेसिक्स करने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ ट्रेंड्स करने पड़ेंगे। बेसिक्स उतना क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बेसिक्स में क्या दी रहती है, डिस्कवरी दी रहती है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए कि होता क्या है। आईयूपीएसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन बचा हुआ जो बात होता है वो होता है ट्रेंड। ट्रेंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इवन 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो क्या पता 20-25 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, 20-25 नहीं तो 12 नंबर के क्वेश्चन तो आराम से तुम्हारे पीरियोडिक टेबल से बन सकते हैं। तो तैयार रहना, बिल्कुल आराम से बैठे रहो, सब कुछ खत्म हो जाएगा 20 से 25 मिनट के अंदर और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की, कैसे डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो पहले हुआ डोबेनियर ट्राइड्स आया था। डोबेनियर साहब आए, वो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ट्राइड दिया। ट्राइड मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3, 3 लोगों का ग्रुप होता है। हाँ भैया, और ग्रुप ऑफ 3 क्या, एलिमेंट्स का 3 लोगों का ग्रुप होता है। जैसे बात करें लिथियम, सोडियम और पोटासियम, उन्होंने ये बोला लिथियम का जो मास नंबर होता है, सबने किस बेसिस पे दिया था, मास नंबर पे दिया था। तो लिथियम का मास नंबर होता है वो 7 होता है, सोडियम का मास नंबर 23 होता है, पोटासियम का क्या होता है 39 होता है। तो उन्होंने ये बोला जो मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 2 अदर एलिमेंट। मतलब जो साइड में दो जो एलिमेंट है ना, उनके वो एलिमेंट के जो तुम क्या लोगे, एवरेज एटॉमिक मास लोगे, एवरेज मास नंबर लेगे। मतलब 39 प्लस 7 को तुम डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो मिडिल वाले मास नंबर के इक्वल आएगा। उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। और लेकिन इनका ड्रॉबैक ये था कि सारे एलिमेंट्स उस ग्रुप में, ट्राइड के ग्रुप में फिक्स नहीं हो सकते। मतलब उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटासियम का बता दिया और कुछ 2 और एलिमेंट को बताया था, तुम्हें याद होगा तो बता देना। लेकिन वो सारे एलिमेंट को ऐसा ट्राइड में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, तुम सारे एलिमेंट्स को ट्राइड में थोड़ी ना एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये वाला मॉडल तो फेल हो गया, ट्राइड वाला जो मॉडल था, याद रखना। लेकिन जो मिडिल वाला एलिमेंट था उसका जो मास होता है बगल वाले दोनों मास की एवरेज होता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं अगले जो साइंटिस्ट है, वो आए न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या थे, वो गाने बजाने के बहुत शौकीन थे। उनको ऑक्टेव, सारे गामा पाधा निसा कभी सुना होगा तुमने। तो उन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उन्होंने ये बोला जो भी हर 8वां एलिमेंट होता है ना, वो क्या करता है, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है एज कंपेयर टू पहला एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां तुम्हारा फिर से हो जाएगा सोडियम। तो उन्होंने क्या बोला, हर एक 8वां एलिमेंट तुम्हारा पहला एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये किस तरह से वैलिड होता है, लेकिन ये तुम्हारा कैल्शियम तक ही वैलिड हो पाता है। और इसमें कोई भी इनर्ट गैस की पोजीशन नहीं दी गई। जैसे इसमें तुम्हें क्या दिख रहा होगा, इसमें तुम्हें नियॉन नहीं दिख रहा होगा, इसमें तुम्हें आर्गन नहीं मिलेगा, मतलब इसमें तुम्हें नोबेल गैस नहीं मिलने वाला। ये इसका ड्रॉबैक था कि कैल्शियम तक वैलिड था और इनर्ट गैस नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। और ऑक्टेव है तो ऑक्टेव मतलब 8वां, ये तो याद रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं एक और चीज की। एक और साइंटिस्ट है लोदरमेयर साहब है। लोदरमेयर साहब ने क्या किया, एक इतना कॉम्प्लेक्स इंसान था, इसने कुछ अलग ही चीज बना दी, इसने ग्राफ बना दिया। सोचो कोई इंसान 1800 सदी में कोई ग्राफ बना रहा है, कितनी अजीब सी बात है। तो ये क्या है, ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के ऊपर, इन्होंने ऐसा कुछ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाया। और ये ग्राफ क्या था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, इस कारण से इसको बाहर कर दिया गया, इसको भी नहीं माना गया और इसको भी डिस्करेज कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ग्राफ था क्या, और ये हमें पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ग्राफ ये था कि जो भी हेलोजेंस होते हैं, हेलोजन तुम्हें पता है ना, जैसे तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये कहां होता है, असेंडिंग पे लाई करता है। इसका मतलब असेंडिंग हो गया, इसका मतलब असेंडिंग हो गया, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो हेलोजन जो होते हैं वो असेंडिंग में लाई करता है। जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल मतलब क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, वो कहां लाई करते हैं, वो टॉप ऑफ द ग्राफ पे लाई करते हैं। और मैं तुमसे पूछूं एल्कलाइन मेटल्स के, एल्कलाइन मेटल जैसे कौन से हो गए, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तुम्हारा लाई करता है डिसेंडिंग पोजीशन पे, ये तुम्हें याद रखना है। बात करते हैं अब जो उसके बाद जो साइंटिस्ट है जिसको बहुत ज्यादा मतलब नवाजा गया, जिसको बोला कि हाँ ये तो सही है, लेकिन वो साइंटिस्ट कौन था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता होना चाहिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये इंसान पहला था जिसने क्या बनाया, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया। इससे पहले लोग कुछ भी बना रहे थे। एक बंदा था जो 8 एलिमेंट बोल रहा था, एक बंदा था जो स्पेशल पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना दिया, एक बंदा था जो 3 एलिमेंट का ट्राइड बना दिया। मतलब आई नो ये लोग भी बहुत अच्छा काम किए, लेकिन जो कोई टेबल नहीं बना रहा था। तो मेंडलीव ने आके क्या किया, एक टेबल बनाया, टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया। और एलिमेंट को उन्होंने किस ऑर्डर पे बताया, एटॉमिक मास ऑर्डर पे बताया। और अभी तक सब लोग यही गलती कर रहे थे कि सारे लोग जो एलिमेंट को थे ना, वो एटॉमिक मास पे मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे कि एलिमेंट को एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये गलत था। जो हम आगे पढ़ने वाले सही क्या है देखो। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत शानदार चीज करी, मतलब भगवान वाली चीज कर दी। उन्होंने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिया और क्या बोल दिया, इस वैकेंट स्पेस पे कोई न्यू एलिमेंट आएगा। और वो सच में ऐसा हो गया। क्या बोला था उन्होंने, एक का एल्यूमिनियम, उसके जगह पे क्या आ गया तुम्हारा, गैलियम आ गया। एक का सिलिकॉन, उसकी जगह पे क्या आ गया तुम्हारा, जर्मेनियम आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। उन्होंने मतलब कुछ खाली स्पेस छोड़ दिए और उन्होंने बोला इस खाली स्पेस मतलब इस पीरियोडिक टेबल में खाली स्पेस है, इसकी जगह कोई नया एलिमेंट आएगा। ये सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, इसलिए मेंडलीव साहब को हेड्स ऑफ, ठीक है। बात करें इनके ड्रॉबैक की, तो इनका ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने हाइड्रोजन का पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को मैं कहां रखूं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तुम्हारा 1 होता है, तो हाइड्रोजन को ही नहीं बता पाए। और दूसरा ये नहीं बता पाए कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या था।
था कि पीरियोडिसिटी अगर आ रही है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी सेम हो रही है, तो वो क्यों हो रही है वो ये नहीं बता पाए कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिक टेबल उन्होंने बना दिया लेकिन कॉज नहीं बता पाया। मतलब ये कुछ ऐसे टाइप ऑफ इंसान थे जिनको पता था कि चीज ऐसे होती है लेकिन क्यों होती है नहीं बता पा रहे। क्या पता भगवान उनको आगे कुछ बता रहे हो, ठीक है। लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो काम में चल रहा है, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसा तुम देखते होगे, ये अभी तुम लोग देखते हो ना ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको क्या का नाम कहते हैं, इसका नाम होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये किसने दिया था, ये दिया था मोजलेस लॉ के ऊपर बेस्ड है और इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट एफ इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, पता रख लो तो अच्छी बात है, लेकिन याद तुम्हें ये रखना है कि इसमें जो भी हमने एलिमेंट्स लिखे हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो तुम्हारे उसके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होते हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि सब लोग किसको कंसिडर कर रहे थे, एटॉमिक मास को, मास नंबर को, सब लोग मास नंबर को कंसिडर कर रहे थे। ये बंदा भी किसको कंसिडर किया, मेंडलीव ने भी तुम्हारा मास नंबर को ही कंसिडर किया, लेकिन जो गलत था। और कंसिडर किसको करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए एटॉमिक नंबर को, तभी तुम क्या कर सकते हो, तभी तुम कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम सबने लाइफ में अपने एक ना एक बार तो देखा ही होगा मेरे ख्याल से। और इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, तुम्हारे 4 ब्लॉक होते हैं, पता रखना है 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब तो पता ही होगा, ठीक है भैया। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। जो बीच वाला जो तुम्हें दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। जो तुम्हें इस साइड वाला दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ बिल्कुल दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। बात करते हैं इसके अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, और ग्रुप्स किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं। बहुत बेसिक है, अगर तुम्हें आता है तुम स्किप कर सकते हो। देखो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप तुम्हारा वर्टिकल होता है, जैसे ये क्या हो गया तुम्हारा ग्रुप हो गया। पीरियड क्या होता है, पीरियड तुम्हारा ऐसे 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 करके होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। मैंने लिखा है ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल होता है, पीरियड तुम्हारा हॉरिजॉन्टल होता है। ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं, 18 ग्रुप है, तुम्हें दिख रहा है ना 18 तक ग्रुप है। और पीरियड हमारे पास कितने, पीरियड 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हमारे पास 7 है, ठीक है भैया। और वो सब मिलाकर 4 ब्लॉक में डिवाइड होते हैं, जो मैंने बता दिया एसपीडीएफ ब्लॉक होता है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट है, मतलब 118 एलिमेंट हमारे पास है। और जो एस और पी ब्लॉक होता है ना, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ये तुम्हें याद रखना। और जो एफ ब्लॉक होता है उसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो डी ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है भैया। अब उन्होंने कुछ ये भी बताया कि कुछ चीजें डायगोनल रिलेशनशिप शो करती है। जैसे बात करूं यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, लिथियम दिख रहा है, नीचे क्या सोडियम, इधर क्या बेरिलियम, इधर क्या मैग्नीशियम। तो उन्होंने ये बताया लिथियम कुछ मैग्नीशियम की तरह प्रॉपर्टी शो करता है और बेरिलियम कुछ तुम्हारा एल्यूमिनियम की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। और डायगोनल रिलेशनशिप जो होती है उसका रीजन क्या बताया उन्होंने, सिमिलर चार्ज अपॉन साइज रेशियो बताया। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कभी कि डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है, सिमिलर चार्ज अपॉन साइज रेशियो है। और ये क्या है, लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम, बस ठीक है बढ़िया। अब हम बात करते हैं कुछ ब्लॉक के स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो एस ब्लॉक में मोस्टली क्या होते हैं, तुम्हारे मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक का मतलब क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो गया, यही तुम्हारा एस ब्लॉक है। तो मैंने लिखा है एस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है और मोस्टली मेटल्स होता है। तुम देख सकते हो लिथियम बेरिलियम सोडियम पोटेशियम सब क्या है, मेटल्स है। बात करें पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में जो ग्रुप 13 है ना, ग्रुप 13 में मोस्टली मेटल्स होते हैं। मैं ऑल की बात नहीं कर रहा, लाइक एल्यूमिनियम तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्या है ग्रुप 13, ग्रुप 13 में क्या एल्यूमिनियम। तो ग्रुप 13 में तुम्हारा मेटल्स होते हैं। ग्रुप 14 में तुम्हारा क्या होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम जो कि मेटलॉइड्स होता है। और ग्रुप 15 16 17 में क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है भैया। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में मोस्टली मेटल्स होते हैं। और एफ ब्लॉक में भी तुम्हारा, एफ ब्लॉक तो बहुत ज्यादा अजीब रेडियो एक्टिव वाली सीरीज हो जाती है, ठीक है ना। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो एस ब्लॉक में होता है NS1 से 2, मतलब जो एस का जो सबसे होगा उसमें कितना 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पी ब्लॉक की बात करें तो NS2 तो फुल रहता है लेकिन NP 1 to 6 रहता है, ठीक है भैया। डी ब्लॉक की बात करें तो N-1 डी पे कितना होगा, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और NS 0 से 2 होता है। एफ ब्लॉक की बात करें तो N-2 F 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होगा, N-1 D में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होगा और NS 2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन आता है यार, तो तुम उसको एक बार सीख लेना। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि उसका टाइम नहीं है, उसके लिए तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। वो तुम जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना होता है, ठीक है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग को आता ही होगा, ठीक है बढ़िया। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज पता चल रही है, मैंने बोला क्या यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, मेटल होता है। ग्रुप 13 पर भी क्या है, तुम्हारा मेटल है। यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटल लॉयड आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, नॉन मेटल आ रहा है। तो तुम्हें एक चीज पता चली ना कि तुम जैसे ही लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट है, ये तुम्हारा क्या है, राइट है। तो जैसे ही तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, मेटलिक कैरेक्टर तुम्हारा कम हो रहा है और नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तभी ना राइट पे जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर सारे नॉन मेटल भरे पड़े। तो याद ना, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटलिक कैरेक्टर कम होता है। और जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब बिल्कुल ग्रुप के नीचे की तरफ जाएंगे, तब क्या होता है, तुम्हारा मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है, उल्टी चीज होती है। इधर जाने पे क्या हो रहा है, मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है ना, इधर जाने पे क्या हो रहा है, मेटलिक कैरेक्टर घट रहा है, तभी तुम्हारा क्या होगा, नॉन मेटलिक बढ़ेगा। और नीचे की तरफ जाने पे क्या होता है, तुम्हारा मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। सिंपल सी चीज तुम्हें याद रखनी है। बढ़िया, अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, जिससे पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तुम्हें बेसिक सिस्टम पता होना चाहिए। जैसे 0 का मतलब क्या होता है, 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं नील से, 1 को हम करते हैं उनसे, 2 को करते हैं 22 से, 3 से करते हैं 2.5 से, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 इन, इतना होता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि 119 का
यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होने वाला है। तो 1 मतलब क्या होता है तुम्हारा उन होता है, फिर 1 मतलब क्या होगा तुम्हारा उन होगा, फिर 9 मतलब क्या होगा तुम्हारा इन होगा, तो उन इन हो जाएगा। और साथ में तुम्हें क्या करना है, लास्ट में तुम्हें ईएम ऐड कर देना होगा। तो क्या ऐड करना होता है, ईएम ऐड करना होता है, डॉट आई, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अन इन ईएम, ये उसका पूरा नाम हो जाएगा। तुम्हें याद रखना है 119 एलिमेंट का। और इसके बाद इससे पहले एक और भी क्वेश्चन आ चुका था, वो क्या आया था कि 101 एटॉमिक नंबर का आईयूपीएससी ऑफिशियल नेम क्या है। ये क्या है तुम्हारा नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है, और ये क्या ऑफिशियल नेम, जैसे मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबेनियम, सेवोर्जियम। मुझे पता है डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन आ चुका था, तुम्हें याद तो करना होगा। और यूट्यूब पे जाओगे तुम्हें काफी ज्यादा ट्रिक्स मिल जाने वाले, मैं किसी दूसरे ट्रिक को कॉपी करके नहीं बताने वाला, ठीक है। तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम सर्च करना कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ट्रिक्स फॉर पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, तो आ जाने वाला है तुम्हें, ठीक है। तुम याद कर दोगे इसको, बढ़िया। तो हम बात करने वाले इसके, हम बात करने वाले एक और टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है समझना, वो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये याद रखना कि बस एस ब्लॉक एलिमेंट का ज्यादा होता है या एस सबसेल का ज्यादा होता है, और पी का कम होता है, डी और एफ का तो बहुत ज्यादा पुअर होता है। तो एस का ज्यादा होता है, पीडीएफ का धीरे धीरे घटते चला जाता है, ठीक है भैया। अब इससे क्या निकलता है हमारा, जेड इफेक्टिव निकलता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, तुम्हें याद रखना। तो जैसे जैसे तुम अलोंग द पीरियड मूव करोगे, अलोंग द पीरियड मूव करने का क्या मतलब है, अलोंग द पीरियड मूव करने का ये मतलब है लेफ्ट टू राइट। अलोंग द पीरियड अगर तुम मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, समझ रहे हो ना, अलोंग द पीरियड मतलब ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, कि पीरियड क्या है, यही तो तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है, ये तुम्हारा सेकंड पीरियड है, ये तुम्हारा थर्ड पीरियड है, इस तरह से। तो तुम अगर अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हो मतलब तुम नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट सेम होता है या फिर डिक्रीज करता है, ये तुम्हें याद रखना। और जेड इफेक्टिव जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी तुम्हें याद रखना है। और बात करें ट्रेंड्स की, जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना ही रखना है कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तुम्हें लगता होगा भैया ये सारी चीज क्या है, हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन याद रखना। आई मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईएन मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस तो दे ही रखा है, बढ़िया। अब हम बात करते हैं पहले एटॉमिक रेडियस के में। एटॉमिक रेडियस होता क्या है, मान के चलो तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये तुम्हारा क्या है, सेल हो गया जहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो न्यूक्लियस से लेके जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन इसका एक्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एटम एक्चुअली बहुत छोटा होता है और इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं होती। बाउंड्री क्यों नहीं डिफाइन होती, तो मैं बताया था ना, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, उसका हम लोग एक्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता था ना कि इलेक्ट्रॉन की एक्जैक्ट पोजीशन हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ भैया, तो बाउंड्री हम लोग का डिफाइंड ही नहीं होता कि एटम की बाउंड्री क्या है, इस कारण से हम एक्जैक्ट वैल्यू तो डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, डिटरमाइन हम करते हैं 3 बेसिस पे। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है मेटलिक रेडियस, तीसरा होता है वेन डर वाल्स रेडियस, ठीक है। बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आरसी से। इसका मतलब क्या होता है, दो हमारे पास एटम है, ठीक है, वो दो एटम बहुत पास में खड़े चिपके हुए हैं, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस डी है, तो आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी/2 हो जाएगा। बात करते हैं मेटलिक रेडियस की, तो मेटलिक रेडियस को रिप्रेजेंट किया आरएम से, तो आरएम इक्वल टू क्या हो जाता है, डी/2 हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं वैन डर वाल्स रेडियस की, तो वैन डर वाल्स रेडियस में क्या होता है, दोनों एटम जो होता है वो तुम्हारा दूर दूर खड़ा होता है, तो इस केस में आर लिख दो इसको, वैन डर वाल्स रेडियस को, तो वो क्या होता है, वो भी तुम्हारा डी/2 होता है। तीनों तुम्हारा डी/2 के इक्वल है। लेकिन कोवेलेंट में क्या हो रहा है, बहुत चिपका हुआ है, मेटलिक में क्या है, बस सटा हुआ है, जस्ट चिपका हुआ है, और वैन डर वाल्स में क्या है, तुम्हारा दूर खड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे तुम्हें पता चल रहा है जो वैन डर वाल्स है वो काफी ज्यादा होगा, मेटलिक जो होगा उससे कम होगा, और जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो सबसे कम होता है। ये ऑर्डर भी तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये तुम अगर डायग्राम को भी ऐसे याद रखोगे तो तुम आंसर कर दोगे। बढ़िया, हम बात करते हैं ट्रेंड्स के बारे में कि एटॉमिक रेडियस कैसे, ट्रेंड क्या होता है उसका। बात करते हैं अलोंग द पीरियड। अगर हम अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं, ऐसे 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 की बात कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव तुम्हारा क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, तुम्हें याद रखना है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। और अलोंग द ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जाने पे क्या होता है, तुम्हें बताया है ना, ग्रुप में जाने पे क्या होता है, तुम्हारा जेड इफेक्टिव कम होता है। नॉर्मली क्या होता है, कम होता है अलोंग द ग्रुप। तो और मैंने बताया जेड इफेक्टिव जो होता है वो एटॉमिक रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में क्या होगा, अलोंग द ग्रुप क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर तुम अलोंग द ग्रुप जा रहे हो, मतलब तुम नीचे की तरफ जा रहे हो, तो नीचे की तरफ जाने पे क्या होता है, सेल ऐड होते जाता है। जैसे लिथियम में क्या होगा, बस एक सेल होगा, सोडियम में क्या होगा, 2 सेल होगा, पोटेशियम में क्या होगा, 3 सेल हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, तुम्हारा एटॉमिक रेडियस ही बढ़ेगा। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, घटता है, और अलोंग द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। बात करते हैं आयनिक रेडियस की, तो तुम्हें याद रखना है कि कैटायन का रेडियस कम होता है, न्यूट्रल जो आयन होता है उसका रेडियस उस कैटायन से ज्यादा होता है, और एनायन का रेडियस बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है, तुमको बताता हूं। मान के चलो कैटायन का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कोई मतलब मान के चलो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, उधर सेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 है। अब क्या किया, तुम इलेक्ट्रॉन को लेकर चले गए, तब इस पे क्या हो जाता है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज आता है। हाँ भैया, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है ना वो ज्यादा अच्छी तरह से खींच पाता है। पहले वो क्या कर रहा था, पहले एक न्यूक्लियस जो था वो कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। अब क्या हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब वही न्यूक्लियस तुम्हारा 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो ज्यादा पावर के साथ खींच पाएगा, और ज्यादा पावर के साथ खींचेगा तो क्या होगा, तुम्हारा वो एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा। इसलिए कैटायन का रेडियस छोटा होता है, एनायन का रेडियस बड़ा होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और बात करते हैं
इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में, और इस पर बहुत ज्यादा नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा आया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ये मतलब होता है जिसके तुम्हारे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो वो सेम होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, और O-2 हम लिख दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ गए ना कि -2 का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। फ्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमने माइनस चार्ज ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सोडियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +1 करने का क्या मतलब है, +1 करने का मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो कितना बचेगा, इसके पास भी 10 बचेगा। मैग्नीशियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने +2 चार्ज लिखा है। +2 का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो इसके ऊपर कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मतलब ये चारों स्पीसीज जो है इसमें कितने हैं, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुम देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, फ्लोरीन का कितना है तुम्हारा 9 है, सोडियम का कितना है तुम्हारा 11 है, और मैग्नीशियम का कितना है तुम्हारा 12 है। तो एटॉमिक नंबर जितना कम होगा एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, फ्लोरीन का कम है, सोडियम का कम है, मैग्नीशियम का सबसे कम है। या फिर ऐसे भी तुम बोल सकते हो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये भी चीज तुम्हें याद रखनी है। जितना मैंने लिख रखा है सब कुछ याद रखना है, बहुत ही कम चीज लिख के आया हूं। बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन क्या होता है, ग्रुप 13 के अंदर होता है, होना क्या चाहिए, तुम जैसे ही डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, बताया ना। अलोंग द ग्रुप अगर तुम जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एल्युमिनियम का रेडियस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और गैलियम का कम हो जाता है। गैलियम का कम क्यों होता है, क्योंकि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कारण से गैलियम का कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, गैलियम का क्या होता है, कम होता है, और एल्युमिनियम का क्या होता है, ज्यादा होता है। बात करते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा सब कुछ सेम होता है। पीरियड में हमने क्या बोला था, पीरियड में बोला था अगर तुम जा रहे हो अलोंग द पीरियड जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, बट दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है बस नियॉन के साथ। नियॉन क्या होता है, नियॉन का जो रेडियस होता है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके पास वंटर वाला रेडियस होता है, और ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है बताओ, नियॉन क्या है तुम्हारा, एक तरह का नोबेल गैस है। नोबेल गैस है तो इसलिए इसके पास वंटर वाला रेडियस होता है, इसलिए काफी ज्यादा हाई पहुंच जाता है। ये तुम्हें सबसे याद रखना है। बढ़िया, अब हम बात करते हैं आयनेशन एनर्जी के बारे में। आयनेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी गिवन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी बोलते हैं। और वो मोस्टली क्या होता है, हमारा एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब क्या है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, जैसे हम बात करें एक मेटल है, ठीक है, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और वो क्या है तुम्हारा गैसेस स्टेट में अभी, और वो अगर उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, आयनेशन एनर्जी 1 हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर उससे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मतलब M+1 आ गया, M+1 से हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, I2 आएगा। अब M+2 से हम एक तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, I3 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ते रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा तुमसे मैं पूछूं कि M जो है, M से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है कि M+ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, नहीं भैया M से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि मान के चलो M+ आ गया, मैंने बताया ना, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आती है वो ज्यादा जोर से खींचता है, अब इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा जोर से पकड़े हुए रहेगा, खींचे हुए रहेगा, तब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मतलब I2 की वैल्यू और ज्यादा बड़ी होती है और I3 की वैल्यू तो और ज्यादा बड़ी होगी। जब यहाँ पे क्या गया, +2 चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा जोर से खींच के रखेगा। अब ज्यादा जोर से खींच के रखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आयनेशन एनर्जी थर्ड की भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो याद रखना है 3 = 2 = 1, मतलब 3 = नहीं कि 3 सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 1 होता है। ये किसका ट्रेंड है, आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड है। और हमेशा क्या होता है, हमेशा एंडोथर्मिक होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। बात करते हैं ट्रेंड्स की। तो ट्रेंड्स में क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, जेट इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें बताया मैंने, क्या बताया देखो, जेट इफेक्टिव और आयनेशन एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस तुम्हें याद रखना है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेट इफेक्टिव के, बाकी सारा क्या होता है, बाकी सारा डायरेक्टली होता है। और हमें पता है जेट इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होता है, तो आराम से तुम इसका ऑर्डर तो निकाल सकते हो। मतलब तुम नॉर्मल ट्रेंड जो होता है ना, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड, इसका सारा ट्रेंड तुम इसके बेसिस पे निकाल सकते हो। लेकिन जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन मैं इधर बताने वाला हूं और वो तुम्हें याद रखना। तो अलोंग द पीरियड तुम्हें पता है जेट इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा। अलोंग द ग्रुप पता है तुम्हें जेट इफेक्टिव कम होता है तो अलोंग द ग्रुप तुम्हें पता है जेट इफेक्टिव कम होगा तो आयनेशन एनर्जी भी कम होने वाला है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन बताने वाला हूं। देखो एक्सेप्शन तुम्हारा मिलता है फिर से ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 तो एक्सेप्शन से भरा हुआ है, ठीक है, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक्सेप्शन क्या होता है, जो ये थैलियम होता है ना, थैलियम का बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और गैलियम का उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद इंडियम आता है, ये एक्सेप्शन है, तुम्हें याद रखना है डायरेक्ट। और ग्रुप 14 में क्या होता है, टिन और लेड का एक्सेप्शन हो जाता है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ग्रुप 13 में टिन और लेड का एक्सेप्शन होता है, ग्रुप 13 ग्रुप 14 दोनों का एक्सेप्शन याद रखना है। बात करते हैं पीरियड 2 में कि पीरियड 2 में एक्सेप्शन क्या होता है और क्यों होता है। देखो पीरियड 2 में क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे तुम जा रहे हो अलोंग द पीरियड तुम्हारा आयनेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बोरोन का कम हो जाता है और बेरिलियम का ज्यादा होता है। वैसे ग्रुप क्या होता है, लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरोन होता है। तो तुम्हें लगना चाहिए भैया बोरोन का ज्यादा होना चाहिए, बेरिलियम का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बेरिलियम के पास क्या होता है ना, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। और तुम्हें पता होगा बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 2s2 होता है। तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत स्टेबिलिटी होती है, तो स्टेबिलिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेरिलियम का जो
आयनेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये किसकी बात कर रही है, I1 की बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी जा रहा है। उसी तरह से तुम देखोगे तुम्हें लगना चाहिए कि भैया ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, इस कारण से वो स्टेबल होता है, इस कारण से इसका भी I1 का वैल्यू ज्यादा होता है। बट यहाँ हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, तुम्हारा एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, मतलब या तो तुम्हें एनर्जी देनी ही पड़ सकती है, या तो एनर्जी तुम रिलीज भी हो सकती है। तो डेल्टा एस तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसमें क्या होता है बताने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब ये होता है, अगर तुम एक एक्स मान के चलो एक्स एलिमेंट है, उसमें तुम अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो बताओ वो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस बन जाएगा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी जो होगा वो क्या वैल्यू आएगा, डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है। और फिर अगर एक्स माइनस में तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो उस केस में वो क्या बनेगा, x2 माइनस बनेगा। तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा Hg2 बोलेंगे। ठीक है भैया। अब 90% केस में क्या होता है ना, तुम्हारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तुम याद रखना। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम किसी भी एलिमेंट में डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो 90% केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब डेल्टा Heg जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। बट तुम्हें याद क्या रखना है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस के केस में क्या होता है, डेल्टा Hg तुम्हारा 0 के इक्वल होता है। और नोबेल गैस की बात करें तो डेल्टा Hg पॉजिटिव होता है, क्योंकि नोबेल गैस क्या अपने आप में स्टेबल है। तो जो चीज स्टेबल है क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जो स्टेबल होगा बोलेगा नहीं भाई मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, मेरे को छोड़ दो। अगर तुम उसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दोगे तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। इसलिए नोबेल गैस केस में क्या होता है, डेल्टा Hg पॉजिटिव होता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो सक्सेसिव डेल्टा Hg होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि x में अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो x माइनस बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक होता है, बताया ना। 90% केस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब यहाँ पर डेल्टा Hg की वैल्यू लेस देन 0 होने वाली है। लेकिन अगर तुम x माइनस में अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, पहले से इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तुम बोल रहे हो और तुम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो अगर x माइनस में अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इस केस में क्या होता है, तुम्हारा डेल्टा Hg हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वही लिखा है सक्सेसिव डेल्टा Hg का मतलब क्या है कि एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अगर तुम उसको दोबारा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे तो वो हमेशा क्या होने वाला है, वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब डेल्टा Hg हमेशा पॉजिटिव होगा। बात करते हैं ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स क्या होता है, अलोंग द पीरियड क्या होता है, जेट इफेक्टिव बढ़ेगा तो डेल्टा Hg बढ़ेगा, अलोंग द ग्रुप की बात करें तो जेट इफेक्टिव घटेगा तो डेल्टा Hg भी घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, वही चीज हम पढ़ कर आए, जेट इफेक्टिव का ट्रेंड और उसका रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ, जो यहाँ पढ़े है ना, बस वही चीज अप्लाई करना है, यहाँ पढ़े है ना वही तुम्हें अप्लाई करना है। बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन क्या होता है तुम्हें पता रखना है। ग्रुप 16 में क्या होता है, ग्रुप 16 में तुम्हें पता होना चाहिए, अलोंग द ग्रुप की हम बात करें तो क्या होता है, डेल्टा Hg कम होता है, लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए भैया सबसे कम तो ऑक्सीजन तो सबसे टॉप पर है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पोलोनियम ऐसा बचता है। तो तुम्हें लगना चाहिए भैया ऑक्सीजन सबसे ऊपर है तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए और नीचे की तरफ सबसे कम होना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए क्यों, क्योंकि ट्रेंड में हमने यही पढ़ा है कि ग्रुप पे जाने पे डेल्टा Hg कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है एक्सेप्शनली। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो साइज होती है ना बहुत छोटी होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और बात करें ग्रुप 17 में, तो ग्रुप 17 में एक्सेप्शन आता है कि क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन का कम हो जाता है। वैसे हमें लगना नहीं चाहिए कि फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है ग्रुप में, तो फ्लोरीन ऊपर होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का बताओ, फ्लोरीन का लगना चाहिए भैया ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन का कम होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, इस कारण से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो तुम्हारी कम आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए। बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता है कि नहीं चाहता, उसकी एफिनिटी है, उसकी टेंडेंसी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो तुम्हें याद रखना है, वो क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन और मतलब क्लोरीन का क्या होता है, अप्रोक्स सेम होता है, जो कि 3.0 के इक्वल होता है, याद रखना है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का क्या होता है, सेम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इससे तुम्हें यह पता चलता है जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, ये खुद रिड्यूस होना चाह रहा है, मतलब ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करते हैं, दो स्केल से मेजर करते हैं। पहला होता है पॉलिंग स्केल, दूसरा होता है मोलिकुलर स्केल। पॉलिंग स्केल का मतलब ये होता है कि पहले हम समझते हैं मोलिकुलर स्केल क्या है। मोलिकुलर स्केल में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी एलिमेंट का निकालना चाहे, मान के चलो एलिमेंट M है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, I प्लस EA डिवाइडेड बाय 2। समझ गए ना, आई क्या है तुम्हारा, आई है तुम्हारा आयनेशन एनर्जी, ये क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों को तुम 2 से डिवाइड कर दोगे। और पॉलिंग स्केल क्या होता है, पॉलिंग स्केल मतलब जो मोलिकुलर स्केल से जो वैल्यू निकली है उसको तुम 2.8 से डिवाइड कर दो, वही क्या होगा, पॉलिंग स्केल का वैल्यू होगा। बढ़िया। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि नीट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, उसका ट्रेंड होता है Cl2 Br2 F2I2। डायरेक्ट रट लो, मैं बोल रहा हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है, Cl2 Br2 F2I2। वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, बस तुम्हें याद कर लेना है कि Cl2 का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद Br2, उसके बाद F2, उसके बाद I2। बढ़िया। हम बात करने वाले लास्ट टॉपिक यार में, और इससे भी नीट एग्जाम में बहुत भर के क्वेश्चन आए, 4-5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड बात करते हैं पहले, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो कौन से होंगे, एसिडिक होंगे। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन क्या है तुम्हारा, क्लोरीन भैया नॉन मेटल है,
क्लोरीन क्या है तुम्हारा नॉन मेटल है, तो क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7 एग्जाम में आ चुका है, वो क्या होता है एसिडिक होता है। और मैं बात करूं अगर तुम्हारा मेटल है, मेटल का तुम्हारा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उस केस में भी क्या होता है जो ऑक्साइड बनता है वो भी तुम्हारा एसिडिक बनता है, जैसे Mn2O7 Cr2O7 वो सारा भी क्या होता है तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड होता है। याद रखना मेटल का अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तब एसिडिक बनेगा, और नॉन मेटल का तो कैसा भी अगर बन रहा है ऑक्साइड तो वो तुम्हारा एसिडिक बनेगा। और अगर मेटल का ऑक्साइड जो बन रहा है वो तुम्हारा लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बन रहा है, लाइक BaO उसके Na2O, तो वो क्या होता है वो तुम्हारा बेसिक होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ ही एग्जांपल होते हैं, वो तुम्हें डायरेक्ट रट लेने हैं। क्या है तुम्हारा बेरिलियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, SnO2, SnO, PbO, ZnO, इतने ही एग्जांपल है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए। न्यूट्रल ऑक्साइड तो बस चार होते हैं तुम्हारे N2O, NO, CO, H2O, चारों याद रखने हैं, ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखने हैं, बढ़िया। अब हम बात करते हैं एक और चीज की, जो हम पढ़ रहे थे ऑक्साइड ना, ऑक्साइड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कैसे डिपेंड करती है, तो जितना परसेंटेज ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। जैसे तुम देख सकते हो N2O3, N2O4, N2O5, तो N2O5 में क्या है परसेंटेज ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज्यादा होगी, बढ़िया। SO2 और SO3 की बात करें तो SO3 में क्या है परसेंटेज ऑक्सीजन ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और इस तरह से तुम MnO2, MnO3 में देख सकते हो, तो MnO3 में परसेंटेज ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा होगी। तो ये जो ऑर्डर आता है ये आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। अलोंग द पीरियड की बात करें जो मैंने बताया भी ना कि पीरियड के अक्रॉस हम जाते हैं तो क्या होता है नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और अलोंग द ग्रुप की बात करें नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जो मैंने बता ही दिया है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो गैलियम और सीजियम का बहुत ज्यादा लो होता है, ये भी तुम्हें याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो यार यही था इस वीडियो में, आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट वगैरह कर देना, और अगर तुम्हें कुछ और सजेशन चाहिए होगा तो लिख देना। तब तक लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, लव यू ऑल।